हमने हमारा फर्स्ट लेसन परिचय समाप्त कर दिया, जिसमें हमने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। बच्चों, इसमें हम राष्ट्रीय आय से संबंधित बहुत सारी जानकारी हासिल करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं कौन सी होती हैं, उन सभी वस्तुओं का आपस में क्या संबंध होता है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं और किस तरीके से काम में ली जाती है, राष्ट्रीय आय से संबंधित कौन कौन से समुच्चय हैं, निजी आय क्या होती है, व्यक्तिगत आय क्या होती है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय क्या होती है, और इसके अलावा राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या होती है। फिर हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आय का घरेलू कल्याण से क्या संबंध है। ये सभी जानकारी हम इस लेसन में हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वस्तुओं की तरफ से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। इससे पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है उसकी जानकारी हासिल करना क्यों आवश्यक होता है। तो बच्चों, राष्ट्रीय आय अर्थात देश की संपूर्ण आय होती है, वो होती है राष्ट्रीय आय। यदि हमें विभिन्न देशों की तुलना करनी है तो हम क्या करेंगे, उसकी राष्ट्रीय आय से तुलना करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है, उसे ही हम क्या मानते हैं, धनी देश मानते हैं, जबकि जिसकी राष्ट्रीय आय कम होती है उसे हम क्या मानते हैं, गरीब देश। लेकिन अधिकतर ये माना जाता था पहले कि जिसमें संसाधन अधिक हैं, जो संसाधन संपन्न देश है वो क्या है, अधिक अमीर देश है, लेकिन जिसमें संसाधनों की कमी है वो क्या है, गरीब देश। लेकिन ऐसा नहीं है, संसाधनों से संपन्न देश भी क्या हो सकता है, गरीब हो सकता है, और ऐसा देश जहाँ संसाधन बहुत कम है वो भी क्या हो सकता है, अमीर देश। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है अधिक उत्पादन से और अधिक आय से। जहाँ उत्पादन का प्रवाह अधिक है, जहाँ आय का प्रवाह अधिक है, वही देश क्या माना जाता है, अमीर देश माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने वाले अर्थशास्त्रों में जो अग्रणी हैं, एडम स्मिथ। हमने एडम स्मिथ का नाम पढ़ा था, हमने पहले चैप्टर में भी देखा था कि एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में इन्हें पहचाना जाता है। तो उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक आपको याद होगी यदि आपने फर्स्ट लेसन पढ़ा है तो, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये इनकी प्रमुख किताब थी। इसमें इन्होंने बताया भी था कि जिन देशों में प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, अधिक आवश्यक नहीं है कि वे धनी देश हो, जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में क्या है, बहुत अधिक प्राकृतिक संसाधन है। अफ्रीका में तो ये क्योंकि वो प्रायद्वीपीय पड़ता है तो उसमें ये माना जाता है कि बहुत अधिक क्या है, खनिजों के भंडार है, लेकिन वो देश अभी भी विकसित नहीं है, वो देश अभी भी धनी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधन होने से ज़्यादा अच्छा है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जानें कि उससे किस तरह से अधिक उत्पादन किया जाए, अधिक से अधिक आय का सृजन किया जाए। ठीक है, देश के लिए धनी होने के लिए आवश्यक कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए जिससे उत्पादन का प्रवाह हो और आय व संपत्ति सृजित हो। ये संसाधन होने के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि संसाधनों को प्रयोग कैसे लिया जाए, कैसे उन संसाधनों को यूज़फुल बनाया जाए जिससे उत्पादन अधिक हो, आय का प्रवाह अधिक हो, लोगों में आय का संचार हो। ठीक है बच्चों, तो ज़रूरी नहीं है कि जिन देशों में संसाधन अधिक हैं, जिन देशों में रिसोर्सेज जैसे कि हम जल संसाधन भी बोलते हैं, खनिज संसाधन, वन संसाधन अधिक हो तो वो देश धनी हो। बहुत से ऐसे देश हैं जैसे कि जापान को ले लीजिए, जहाँ संसाधनों का अभाव पाया जाता है, लेकिन फिर भी वह देश धनी देशों में शुमार होता है, विकसित देशों में शुमार होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसाधनों को यूज में लेना सीखा है, जिससे वहाँ उत्पादन भी अधिक है और आय का प्रवाह भी अधिक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है उत्पादन के प्रवाह के सृजन के लिए लोग अपनी ऊर्जाओं को एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे के अंतर्गत प्राकृतिक व मानव निर्मित वातावरण में लगाते हैं। बात को अच्छे से समझना कि उत्पादन है एक प्रवाह है। उत्पादन, स्टॉक और प्रवाह क्या होता है वो हम आगे के वीडियो में जानेंगे। हम ये देखते हैं कि उत्पादन करने के लिए क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, अपनी जो ऊर्जा होती है, जो भी अपनी तकनीकी अपने में जो स्किल्स होती है, अपने में जो एनर्जी होती है, उसको एक सामाजिक और तकनीकी, एक सामाजिक ढांचा और एक तकनीकी ढांचे के अंतर्गत प्राकृतिक व मानव निर्मित वातावरण में लगाते हैं। कुछ तो प्राकृतिक वातावरण होता है जैसे भूमि है वो प्राकृतिक हो गई, और कुछ मानव निर्मित जैसे कि मशीनरी मानव निर्मित हो गई, तो उसमें लगाते हैं और उससे क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। हमने अभी तक जाना भी था कि उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं, उत्पादन के साधनों का प्रयोग लेते हैं। तो उत्पादन के साधनों में कुछ तो मानव निर्मित साधन होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, प्राकृतिक, और उसको एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे में क्या करते हैं, उसके द्वारा ही उत्पादन किया जाता है।
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। उत्पादन के प्रवाह में लाखों छोटे बड़े उद्यमियों के द्वारा वस्तुओं सेवाओं को क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। उत्पादन करने में लाखों छोटे बड़े उद्यमी लगे रहते हैं और वो मिलकर क्या करते हैं, उत्पादन को संपन्न करते हैं और बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यदि हम पूरे संसार की उत्पादन इकाइयाँ देखें तो बहुत सारी उत्पादन इकाइयाँ हैं, लाखों छोटे उद्यमी भी और बड़े उद्यमी भी उत्पादन में लगे हुए हैं। तभी तो आज हमें इतनी सारी चीज़ें उत्पादन के लिए होती हैं जो कि हमें उपभोग के लिए अवेलेबल होती हैं। ठीक है बच्चों, इन वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ता कोई व्यक्ति भी हो सकता है या उत्पादक भी हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो व्यक्ति उत्पादन कर रहा है वो उस वस्तु का उपभोग नहीं करेगा, उस वस्तु का या किसी भी वस्तु का उपभोग नहीं करेगा। उपभोग करने वाला उत्पादक भी हो सकता है और उपभोक्ता भी हो सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उपभोग नहीं करेगा, वो उत्पादक भी हो सकता है और वो उपभोक्ता भी हो सकता है। आगे बच्चों समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है कि अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स क्या होती हैं। अंतिम वस्तुएं, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, अंतिम वस्तुएं, अंतिम मतलब जिनको अंतिम रूप से काम में ले लिया जाता है, उसके बाद इसका और कुछ प्रयोग नहीं हो पाता, उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतिम वस्तुएं। कि ये वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी हैं और अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग की जाती है। जैसे कि ये पेन है, ठीक है। इस पेन का उदाहरण मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप समझ पाएंगे कि पेन है, इससे कुछ और वस्तुएं उत्पादित नहीं हो सकती, क्योंकि ये पेन ऑलरेडी बन चुका है, इसको हम केवल क्या करेंगे, लिखने के उपभोग में काम में लेंगे। तो अंतिम वस्तुएं वे होती हैं जो उत्पादन की जो सीमा रेखा है, मतलब और अधिक उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुका है ये पेन, इसके बाद इससे कुछ और उत्पादन नहीं हो सकता, इसका केवल क्या किया जाएगा, उपभोग ही किया जाएगा। तो ऐसी वस्तुएं कैसी होती हैं, अंतिम वस्तुएं। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं यदि रुई का, तो रुई क्या होती है, वो अंतिम वस्तुएं नहीं होती, मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। क्यों? क्योंकि रुई है, उसको हम वैसे तो काम में ले सकते हैं, लेकिन रुई से और भी बहुत सारा सामान बन सकता है। रुई को गद्दे बनाने में काम में लिया जा सकता है, जो रुई है उससे धागे बनाने में काम में लिया जाता है। तो रुई क्या है, उसके अभी और भी उत्पादन में प्रयोग लिया जा सकता है और उससे बनी वस्तुओं को भी उत्पादन में प्रयोग लिया जा सकता है। और जो फाइनल चीज़ बन जाती है, जैसे कि हमने रुई से गद्दा बनाया है, तो गद्दे को हम क्या करेंगे, फाइनल रूप से काम में ले लेंगे। तो अब उसका हम और काम में नहीं ले सकते, वो क्या हो गया, गद्दों को और अधिक उत्पादन में काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि गद्दे बन गए, अब तो हम उसे बिछाएंगे और हमारे काम में लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तुएं उत्पादन की जो सीमा रेखा है उसको पार कर चुकी है और अब उपभोग में ही प्रयोग आएगी, वो कहलाएगी अंतिम वस्तुएं या फाइनल गुड्स। ठीक है बच्चों, इन्हें उत्पादन प्रक्रिया के किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता, जैसे सिले सिलाई कपड़े और बिस्किट। सिले सिलाई कपड़े एक बहुत अच्छा उदाहरण है, उसको हमें सिले सिलाई कपड़ों से हम और कुछ नहीं बना सकते, लेकिन यदि सिंपल कपड़ा है तो हम उससे कुछ और भी बना सकते हैं। तो सिले सिलाई कपड़े डायरेक्ट क्या होंगे, पहनने के काम में आएंगे, बिस्किट है वो भी डायरेक्ट खाने के काम में ही आएगा। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, अंतिम वस्तुएं। समझ में आ गया अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। इनका विक्रय होने के बाद ये सक्रिय जो आर्थिक प्रवाह है उससे बाहर हो जाती है। सक्रिय आर्थिक प्रवाह मतलब अब इससे मुद्रा का सृजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया तो खत्म हो चुकी है उसकी, अब वो केवल उपभोग में काम में आएगी। जिसने खरीदा वो क्या कर लेगा, उपभोग कर लेगा। तो ये आर्थिक प्रवाह से क्या हो गई, अब बाहर हो गई। आ रहा है बच्चों समझ में। उत्पादक द्वारा इसमें बदलाव संभव नहीं, अंतिम क्रेता द्वारा इसमें रूपांतरण संभव, अर्थात उपभोग के दौरान रूपांतरण। अब उत्पादन जो है उसके द्वारा अब इसमें बदलाव संभव नहीं है। अब ये पेन है, उसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि इसका उत्पादन हो चुका है। अब ये केवल क्या आएगा, उपभोग में काम आएगा। लेकिन जो क्रेता इसे खरीदता है वो अपने हिसाब से इसमें बदलाव कर सकता है। जैसे बिस्किट है, बिस्किट का उत्पादन हो चुका, ठीक है, ये फाइनल गुड्स हो गया। अब उत्पादन करता है वो इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन जो क्रेता है वो बिस्किट को खरीदता है तो वो बिस्किट से कुछ भी बना सकता है, बिस्किट से केक बना लेता है, बिस्किट से और कुछ बना सकता है। तो वो क्रेता ही इसमें बदलाव कर संपन्न कर सकता है, लेकिन वो उत्पादन के लिए नहीं करता, वो अपने हिसाब से करता है कि वो क्या बनाना चाहता है उससे। आ रहा है बच्चों समझ में। तो ये होते हैं कौन सी वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, जो कि अंतिम रूप से उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग की जाती है। उपभोक्ता द्वारा उसमें रूपांतरण संभव है, लेकिन उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के लिए उसमें रूपांतरण संभव नहीं है। आ गया ना बच्चों समझ में। तो यहाँ पर यही लिखा है कि उत्पादक द्वारा इसमें बदलाव संभव नहीं हो पाता है। कोई वस्तु अपनी प्रकृति के कारण नहीं बल्कि उपयोग की आर्थिक प्रकृति की दृष्टि से अंतिम वस्तु बनती है।
कोई भी जो वस्तु है वो अपनी प्रकृति के कारण नहीं बनती कि वस्तु अंतिम वस्तुएं होंगी, बल्कि उसके उपयोग क्या है और उसकी आर्थिक प्रकृति क्या है, उसकी दृष्टि से क्या बनती है, वो अंतिम वस्तु बनती है। आगे बच्चों समझ में कि हम उसकी प्रकृति के हिसाब से निर्धारित नहीं करेंगे कि वो अंतिम वस्तु है, भाई उसका उपयोग क्या है, उसके आधार पर वो क्या बनेगी, अंतिम वस्तु बनेगी। अब अंतिम वस्तुएं हैं वो भी दो प्रकार की होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहली जो अंतिम वस्तुएं हैं वो होती हैं उपभोग वस्तुएं और दूसरी होती हैं पूंजीगत वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं दो प्रकार की, एक तो उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आती हैं उपभोग वस्तुएं, जिनको कि हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। नाम से पता चल गया होगा आपको, उपभोग वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो कि उपभोक्ता द्वारा काम में ली जाती है, किसके लिए, उपभोग करने के लिए, अपनी संतुष्टि, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। जैसे कि हमने ब्रेड खाई, बिस्किट खाए, तो ये सब क्या है, उपभोग वस्तुएं हैं जो कि अंतिम रूप से उपभोक्ता के द्वारा काम में ली जाती हैं। यहाँ पर ये लिखा है ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग अंतिम उपभोक्ता के द्वारा स्वयं के लिए किया जाता है, जैसे आहार है, वस्त्र है, मनोरंजन, सेवा। इसमें सेवाएं भी शामिल होती हैं, किंतु सुविधा की दृष्टि से हम इन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। सेवाएं भी शामिल होती हैं इन वस्तुओं में, हम इनको उपभोक्ता वस्तुएं, सेवाएं भी कह सकते हैं, लेकिन हम सुविधा की दृष्टि से इन्हें उपभोक्ता वस्तुएं या कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। इसका मतलब कि उपभोक्ता उसको काम में ले लेता है अंतिम रूप से और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। और जैसे कि इसमें आप देख रहे हो, कोई भी वस्त्र पहन लिया, कोई मनोरंजन की चीज़ हो गई, कोई सेवा हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं और इसमें सेवाएं भी शामिल की जाती हैं। ठीक है, उपभोक्ताओं के द्वारा, स्वयं के द्वारा इसका प्रयोग होता है कंज्यूमर गुड्स का अंतिम रूप से। और इसमें रूपांतरण संभव है किसके द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा, उत्पादक के द्वारा इसमें रूपांतरण या बदलाव संभव नहीं है। उपभोक्ता वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो हो गई टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं और एक होती है गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। टिकाऊ जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिनको हमने खरीद लिया और अब उसको कई सालों तक काम में लेते हुए आ रहे हैं, जैसे कि पंखे होते हैं, टीवी होती है, फ्रिज होती है, तो वो कौन सी वस्तु है, उपभोक्ता वस्तुएं। हमने इनको खरीद लिया, इसमें रूपांतरण संभव नहीं है, इससे और उत्पादन संभव नहीं है। फ्रिज हम घर पे लिया है, अब वो हमारी सालों साल चलती है और हम उसको काम में लेते चले जाते हैं। गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं जो लाई, खाई और ख़त्म हो गई, जैसे कि हम घर पे स्याही होती है, यदि पैन में भरने की, तो स्याही भरी तो स्याही खत्म हो जाती है। इसके अलावा साबुन हम काम में लेते हैं, साबुन लगाया, खत्म हो गया। तो ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। जबकि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं जो कि सालों साल चलती जाती हैं। ये दोनों जो प्रकार हैं वो उपभोक्ता वस्तुओं के हैं। और उपभोक्ता वस्तुओं किसका प्रकार है, आपको पता है, अंतिम वस्तुओं का। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। जैसा कि हमने चर्चा की, इनको बोलती हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। कौन सी होती हैं, ये टिकाऊ प्रकृति की होती हैं, उपभोग से तुरंत नष्ट नहीं होती। इनमें क्या होता है, ये टिकाऊ टाइप की होती हैं, मतलब हमें कहते हैं ड्यूरेबल होती है, हम इनका सालों साल प्रयोग करते रहते हैं। हाँ, लेकिन इनमें टूट फूट, घिसावट ये जरूर होती है, जिसके हम मरम्मत के द्वारा इनको रिपेयर करवाते हैं ना। जैसे फ्रिज में कुछ खराब होता है तो हम उसमें डलवा लेते हैं, पंखा है उसमें कुछ खराब होता है तो हम उसको सही सुधरवा लेते हैं। तो ये टिकाऊ प्रकृति की होती है अंतिम वस्तुएं। उपभोग के दौरान इसमें टूट फूट होती है और मरम्मत, सुरक्षा, रखरखाव व पुनः नवीकरण की आवश्यकता होती है। उपभोग के दौरान इसमें कई चीज़ों में चेंजेस आता रहता है जो हमें करवाने की आवश्यकता होती है। अब इसमें आती हैं टेलीविज़न, कंप्यूटर, फ्रिज और कार आदि। ये कौन सी वस्तु हो गई, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, जो कि क्या होती हैं, उपभोक्ता के द्वारा कई सालों तक काम में ली जाती हैं, जिसमें टूट फूट होती है, रखरखाव की जरूरत होती है, सुरक्षा की जरूरत होती है और नवीनीकरण की आवश्यकता होती है, जो कि उपभोक्ता के द्वारा समय समय पर करवा ली जाती है। उदाहरण आपके सामने है, डायग्राम भी बन रहा है यहाँ पर, जिससे कि आप समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरा है गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, जिसे हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो कि सालों साल नहीं चलती, जिससे कि हम लाते हैं और उसको हम खत्म कर लेते हैं, अर्थात जिनकी कोई टिकाऊ प्रकृति नहीं होती है। इनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, अर्थात दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे स्याही है, दूध है, गैस है, एक बार हमने प्रयोग किया और ये खत्म हो जाती है, बार बार इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि हमें चाहिए तो हमें दूसरी लानी पड़ेगी। तो ये कौन सी वस्तुएं होती हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड कंज्यूमर गुड्स, जिसमें आती है दूध होता है, स्याही होती है, गैस होती है। अरे बच्चों समझ में ही, खाने पीने का जो भी सामान होता है, ये सब वस्तुएं क्या होती हैं, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। तो ये उपभोक्ता वस्तुओं के प्रकार, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं और गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, ये अंतिम वस्तुएं ही होती हैं। अब जो दूसरा प्रकार है वो है
पूंजीगत वस्तुएं, हमने पढ़ा था ना कि जो अंतिम वस्तुएं हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो उपभोक्ता वस्तुएं जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, और जो दूसरी है वो है कैपिटल गुड्स जिसे हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। पूंजीगत वस्तुएं कैसी होती हैं? टिकाऊ प्रकृति की होती है, जिनका प्रयोग कच्चे माल के रूप में उत्पादन प्रक्रिया के लिए किया जाता है। पूंजीगत वस्तुएं वे ही होती हैं जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं, और अधिक उत्पादन में हम काम में लेने के लिए करते हैं कच्चे माल के रूप में। ठीक है, जैसे कि हम मशीनरी ले आए, जैसे देखो आपके सामने यहाँ पर चित्र भी दे रखा है कि मशीनरीज हैं, हमने उसको खरीद ली यदि किसी फैक्ट्री में, तो उस मशीन में क्या होगा, हम उसको काम में लेंगे और उस मशीनरी से हम और अधिक उत्पादन करते चले जाएंगे। अर्थात एक तरह से उसको कच्चे माल के रूप में, मीडिएटर के रूप में काम में लेते हैं और अधिक उत्पादन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में इसे काम में लिया जाता है। ये उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां होती है जिनके वे अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये अंतिम वस्तु इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये स्थिर परिसंपत्तियां हो गई, मशीनरी बन गई। अब मशीनरी से खुद से कुछ नहीं बन सकता, मशीनरी खुद बना के दे देगी कुछ ना कुछ, लेकिन मशीनरी तो मशीनरी ही हो गई। जैसे हम सिलाई मशीन ले आए, सिलाई मशीन पूरी तैयार हो गई, अब उससे हम कपड़े बना सकते हैं, लेकिन सिलाई मशीन खुद की क्या हो गई, वो एक स्थिर परिसंपत्ति हो गई। अब उससे हम उत्पादन जारी रख सकते हैं, हम उसको एक मीडिएटर के रूप में काम में ले सकते हैं और अधिक उत्पादन करने के लिए। लेकिन सिलाई मशीन खुद से क्या हो गई, एक अंतिम वस्तुएं हो गई, और अंतिम वस्तु भी कौन सी वस्तु हो गई, वो पूंजीगत वस्तु, जो कि और अधिक उत्पादन में काम में ली जा रही है, उसका खुद का रूपांतरण संभव नहीं है। आ रहा है बच्चों समझ में? यहाँ पर यह है कि उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियां हो गई जिनके वे अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं, वो उत्पादक के पास आ गई है, वो उसके अंतिम प्रयोगकर्ता है, उससे और अधिक उत्पादन में काम मिलेंगे, लेकिन उसका कुछ रूपांतरण संभव नहीं होगा। तो ये अंतिम पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। जैसे कि बर्तन बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन में मशीनों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये इसके उदाहरण हो गए। इसके बाद ये मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, अंतिम वस्तुएं नहीं। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है, हमने इसको लिख लिया कि अंतिम वस्तु मतलब अंतिम उपभोक्ता के पास आ गई अंतिम रूप से, लेकिन इन्हें मध्यवर्ती वस्तुओं के में भी काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये और अधिक उत्पादन में काम में आती हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर जानने के लिए परिमाणात्मक माप नहीं बल्कि मुद्रा के माप का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का यदि हमें स्तर जानना है तो परिमाणात्मक माप नहीं बल्कि हम किसका प्रयोग करते हैं, मुद्रा के माप का। यदि हमें उत्पादन का स्तर जानना है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन हुआ है, उसके लिए हम ये नहीं देखेंगे कि इस वस्तु का इतना उत्पादन, इस वस्तु का इतना उत्पादन, इस वस्तु का इतना उत्पादन, ऐसे हम अनुमान नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, जिस वस्तु की हमें उत्पादन देखते हैं उस वस्तु का मूल्य लेते हैं। तो ऐसे, क्योंकि किसी का मूल्य कितना, किसी का मूल्य कितना होगा, और कोई वस्तु ज़्यादा कीमती होती है, कोई क्या होती है, ज़्यादा सस्ती होती है, तो ऐसे तो नहीं समझ में आएगा कि कोई वस्तु कितनी, कोई वस्तु कितनी, और अलग अलग वस्तुओं का हम कैसे माप करेंगे। तो इसीलिए सभी वस्तुओं का मूल्य ले लिया जाता है, फिर कॉमन हम मूल्य निकालते हैं जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। कि जैसे हमने ये अर्थव्यवस्था में जितने भी पेन उत्पादित हुए हैं तो उन पेन का मूल्य ले लेंगे, जितनी भी अर्थव्यवस्था में रिमोट उत्पादित हुए हैं हम सारे रिमोट का मूल्य ले लेंगे, अर्थव्यवस्था में जितनी चेयर्स उत्पादित हुई है हम उतने चेयर्स का मूल्य ले लेंगे। तो ऐसे सारे मूल्य हम काउंट करके केवल मौद्रिक मूल्यों को लेते हैं, हम उनका परिमाणात्मक माप नहीं लेते। हम ये नहीं लेते कि 10 पेन उत्पादित हुए हैं या 20 रिमोट उत्पादित हुए हैं या 30 चेयर उत्पादित हुए हैं, हम ये नहीं लेते, हम इनका मूल्य लेते हैं और फिर हम इन मूल्यों का क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, और इस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का उत्पादन विक्रय उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए विभिन्न वस्तुओं में मौद्रिक मूल्य के योग से अंतिम उत्पादन मात्रा प्राप्त होती है। क्यों? हम प्रत्येक वस्तु का उत्पादन किस लिए कर रहे हैं, खुद के प्रयोग के लिए तो नहीं, उत्पादन किया जा रहा है उत्पादनकर्ता के द्वारा विक्रय उद्देश्य से, इसलिए हम विभिन्न वस्तुओं के क्या करते हैं, मौद्रिक मूल्य ले लेते हैं। क्या लेते हैं, जो भी सारी वस्तुएं हैं उनका मौद्रिक मूल्य के योग से अंतिम उत्पादन मात्रा प्राप्त हो जाती है। हमें पता चल जाता है कि उनका मौद्रिक मूल्य ले लिया कि कितनी उत्पादन हमारे अर्थव्यवस्था में किया जा रहा है। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके बाद है उत्पादन का मूल्य जानने के लिए अंतिम वस्तु को ही शामिल किया जाता है, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य अंतिम वस्तु के मूल्य में क्या होता है, शामिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको आगे भी बताई जाएगी कि हम जब भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मूल्य करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन हुआ है उसका मूल्य जान लेते हैं, उसके द्वारा ही हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं। तो हम जब भी उत्पादन का मूल्य जानते हैं तो हम केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करते हैं। जैसे हमने पेन के मूल्य को शामिल किया है, क्यों? क्योंकि पेन से अब कुछ और नहीं बनेगा। हम कभी भी मध्यवर्ती वस्तु है उनके मूल्य को नहीं लेते। क्यों? क्योंकि यदि हम मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को लेंगे, जैसे कि हमने सोचा कि ये पेन है, ये प्लास्टिक से बना है, तो हमने प्लास्टिक के मूल्य को भी ले लिया, उसके बाद हमने इस पेन के मूल्य को भी ले लिया, तो ऐसे तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय बहुत बढ़ चढ़ के आएगी। तो इस
पेन को बनाने में जो प्लास्टिक काम में आए हैं उसके मूल्य को हम छोड़ देते हैं, हम केवल किसके पेन को मूल्य को लेते हैं, पेन के मूल्य को, क्योंकि इससे और अधिक कुछ आगे नहीं बन सकता। आ रहा है बच्चों समझ में? तो विभिन्न स्टेजेस पे जो मध्यवर्ती मूल्य है उनको हम छोड़ देते हैं, केवल जो अंतिम वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसको ही हम इसके अंदर शामिल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि मध्यवर्ती वस्तुएं या इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है। हमने अभी देखा कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, जो कि और अधिक उत्पादन में काम में ली जाती है, कच्चे माल के रूप में ये प्रयोग आती है। ये वस्तुएं जो दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं, वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, इनका प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में एक से अधिक चरणों में होता है, जिनमें अंतिम वस्तुएं क्या होती है, बनाई जाती है। इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, उत्पादन की प्रक्रिया में इसको प्रयोग में लेते हैं और कई चरणों में इसको प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि उदाहरण है, यहाँ कपड़ा बनाने के लिए रुई भी काम में ली जाती है। धागा, पहले रुई बनती है, पहले कपास आती है, फिर कपास से रुई बनती है, फिर रुई से धागे बनते हैं, धागे से कपड़ा बनता है, फिर कपड़े से सिले सिलाई कपड़े बनते हैं। तो ये जो इससे पहले जो प्रोसेस गया है कपड़े तक, वो सारी कौन सी वस्तुएं हो गई, मध्यवर्ती वस्तुएं। और जो लास्ट में हमारे पास सिले सिलाई कपड़े तैयार हुए, वो कौन सी वस्तु हो गई, अंतिम वस्तु हो गई। आगे बच्चों समझ में? तो मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती हैं जो कि अंतिम वस्तुओं को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग लाई जाती है, जिन्हें कई चरणों में से गुजरना पड़ता है। इनका प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में एक से अधिक चरणों में होता है, जिससे अंतिम वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे मैंने अभी आपको पेन का उदाहरण भी दिया था कि इससे पहले क्या बना, प्लास्टिक बना, प्लास्टिक से क्या बना है, पेन। अब इसके बाद कुछ और नहीं बन सकता, इसलिए कौन सी वस्तु हो गई, अंतिम वस्तुएं। जबकि जो प्लास्टिक था वो कौन सी वस्तु थी, मध्यवर्ती वस्तु थी। ठीक है, समस्त जो अर्धनिर्मित वस्तुएं हैं इसमें सम्मिलित की जाती है। जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उसको हम अर्धनिर्मित वस्तु भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम भी है बच्चों, वो नाम है इसका अंतरिम वस्तु। एक तो होती है अंतिम वस्तु और एक होती है अंतरिम। अंतरिम मतलब मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है बच्चों, उदाहरण आपके सामने दे रखा है, कपड़ा बनाने के लिए रुई, धागा के प्रयोग, बर्तन बनाने में स्टील का प्रयोग। बर्तन बनाने के लिए स्टील का प्रयोग होता है, तो स्टील कौन सी हो गई, मध्यवर्ती वस्तु हो गई। रुई, धागा, ये सब क्या हो गई, मध्यवर्ती वस्तु हो गई। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? इसके साथ ही आपका ये वाला पार्ट यहाँ खत्म होता है, जहाँ हमने अंतिम वस्तुओं के बारे में जाना और मध्यवर्ती वस्तुओं की चर्चा की कि अंतिम वस्तुएं तो अंतिम रूप से काम में ली जाती है, इसके बाद इसका और कोई प्रयोग नहीं होता। हमने उसमें पढ़ा उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं जो कि उपभोग में काम में ली जाती है, पूंजीगत वस्तुएं जो कि और अधिक उत्पादन में काम में ली जाती है, और एक स्थायी परिसंपत्तियाँ होती हैं। इसके बाद हमने मध्यवर्ती वस्तुओं की बात की। मध्यवर्ती वस्तुएं जो कि कच्चे माल के रूप में आगे काम में ली जाती है, और राष्ट्रीय आय का जब अनुमान लगाते हैं तब हम इन मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते, बल्कि किसको शामिल करते हैं, हम अंतिम वस्तुओं को शामिल करते हैं, जिससे कि उत्पादन प्रक्रिया के और अधिक चरणों से गुजरना नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो ये थी अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं की बात। अब आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक और प्रवाह क्या होते हैं। हम ये जो चीज़ें जान रहे हैं वो एक बेसिक चीज़ें हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित चीज़ों को पढ़ने के लिए, ताकि कि आपको जो आगे चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो उनमें ये सब चीज़ों को काम में लिया जाएगा, तो आपको पढ़ने में क्या रहे, आसानी रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम स्टॉक और प्रवाह के साथ। तब तक आपको क्या करना है, जो ये हमने अंतिम वस्तुएं पढ़ाई हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं पढ़ाई हैं, इनमें क्या अंतर है, इनके अंतर के जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने हैं, और जो भी यहाँ पर लिखाया गया है वो आप एज ए नोट्स अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके साथ ही आपको इनको याद भी करना है। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।